केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक के दौरान दो बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी सहित लिए गए कई अहम फैसले। दीपावली और छठ के लिए 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का भी लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। सीएम ने कहा, राज्य से निकलने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कार्य शुरू करने की मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार ने दिवाली के मद्देनजर 30 अक्टूबर को सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का किया ऐलान। ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपए का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का भी लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दो बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी सहित अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमरावती रेलवे लाइन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस रेल परियोजना पर 2,245 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तरी बिहार में 256 किलोमीटर दोहरी रेल लाइन को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिस पर लगभग 4,553 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, it's a long bridge. It will be 3.2 kilometer length and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड मंजूर किया है। अगले 10 साल में 30 से 35 स्टार्टअप की फंडिंग की जाएगी। Has today approved the setting up of a venture capital fund with a corpus of 1,000 crore rupees for promoting startups in the space sector, and this reflects our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for innovative startups. This fund will basically be structured like an alternate investment fund AIF of category 1 and category 2. इसमें करीब 30 से 35 स्पेस स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 years. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज देश में 70,000 करोड़ रुपए की स्पेस इकोनॉमी है और 2032 तक स्पेस इकोनॉमी 3.5 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। आगामी दीपावली और छठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रेलगाड़ियां चलाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड 4,500 रेलगाड़ियां त्योहारों में चलाई गई और इस साल छठ और दीपावली के मौके पर 7,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि त्योहारों के मौके पर लोगों को आने जाने में सुविधा हो। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी ही मौजूद रहे। बाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि बैठक में शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और विकास योजनाओं को गति देने के लिए अहम फैसले लिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय में चलाए जा रहे समाधान शिविर में प्रॉपर्टी आईडी और अन्य जन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। जो शुरू किया गया है
उसका अपडेट लिया गया और प्रॉपर्टी आईडी से लेकर स्वच्छता की बात हो, दिवाली आ रही है, लाइटें कि पूरा प्रदेश जगमगाए और जो डेवलपमेंट के काम थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वामित्व योजना को किस तरीके से पेंडेंसी है उनको कैसे दूर किया जाए। तो एक नियमित बैठक थी और बड़े प्रभावी ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को आदेश दिए हैं कि काम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तेजी से और एक टाइम लिमिट के अंदर उनको पूरा करने का काम किया जाए। जो अधिकारी इस काम को अच्छा करेंगे और अपने टाइम लिमिट में करेंगे उनको अवार्ड और पारितोषिक दिया जाएगा और जो अधिकारी इसमें नेग्लिजेंसी बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा वासियों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य से निकलने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कार्य शुरू करने की अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि आज लगभग दर्जन भर राजमार्गों के निर्माण के संबंध में डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी गई है। हरियाणा में बेहतरीन अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से सड़कों का जाल लगातार बिछाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र बाईपास सहित पिहोवा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर कॉरिडोर और लाडवा बाईपास का विकास करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार फरीदाबाद जेवरग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर शहरी क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक एलिवेटेड सेक्शन के निर्माण के लिए आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री ने डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन भी जल्द कराया जाएगा। मंजूरी मिली है और उसमें हमारा जो कुरुक्षेत्र बाईपास का लंबे समय से बात हो रही थी, पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ये तैयार होगा। आज इसकी मंजूरी मिल गई है। फरीदाबाद का जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो हमारा फरीदाबाद के अंदर एक 12 किलोमीटर के पैच को एलिवेटेड बनाने का निर्णय भी आज हुआ है। डबवाली से सीधा पानीपत को जोड़ने वाला, जैसा 152D हमारा इस्माइलाबाद से नारनौल और जयपुर बम्बे तक की रोड सीधा गया है, डबवाली से पानीपत को जोड़ने वाला एक रोड, उसकी भी डीपीआर की मंजूरी वो मिली है। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपए का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 15.75 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। एडवांस राशि ब्याज मुक्त होगी और अधिकतम 10 मासिक किश्तों में इसकी अदायगी की जा सकेगी। वहीं प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अक्टूबर माह का वेतन, भत्ते और पेंशन 30 अक्टूबर 2024 को दे दिए जाएंगे। यह फैसला दिवाली और हरियाणा दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों के मद्देनजर लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी और डी के परिणामों में चयनित हुए युवाओं के परिजनों में खुशी की लहर है। चयनित युवाओं के परिजन कल सैकड़ों की संख्या में पंचकुला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में पहुंचे और पारदर्शिता के साथ हुई परीक्षा के लिए आयोग का आभार जताया। इस मौके पर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने परिजनों को शुभकामनाएं दी और सभी चयनित युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि आयोग ने हमेशा से ही परीक्षार्थियों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। हमारा प्रयास रहता है कि परीक्षाओं के माध्यम से योग्य, कर्मठ और प्रतिभाशाली युवा आगे बढ़े और विभिन्न सेवाओं में चयनित होकर प्रदेश और देश की तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने चयनित सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चेयरमैन से मिलने पहुंचे परिजनों ने कहा कि वे आयोग के आभारी हैं। आज उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिली है। मेहनती और योग्य उम्मीदवार लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी इसी तरह पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाता रहेगा और जो युवा योग्य होंगे वह जरूर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए लगातार जागरूक कर रही है।
हरियाणा में अब तक 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और 3000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी किसान हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली को जलाने की बजाय उसका उचित प्रबंध करें। खेत में पराली जलाने से मिट्टी और खेत की गुणवत्ता कम होती है और पैदावार भी कम होती है। सरकार द्वारा किसानों को धान की पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमने लाचारी और बेबसी में आदेश की पालना करनी है। सरकार भी कहती है किसानों पे एफआईआर दर्ज करो, तो मंत्री क्या करेगा? तो सस्पेंड ही करेगा, चालान करेगा। कितने हुए सर? 24 एफआईआर, तो ये तो हमारी 3000 के करीब है। अब जबकि गांव 6000 हैं, 2 गांव में 1 है। मैं किसान होने के नाते से एक हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ किसान भाइयों से, पराली को खेत में ही खपाओ, और खेत में खपाने में जो मकसद करेगा, वो जो प्रयास करेगा, वो उसको डबल होके मिलेगा। खेत का तो हर साल अगर हम पराली भी खपा दें, गेहूं की वेस्टेज खपा दें, तो खाद की तो जरूरत बड़ी कम रह जाती है। फिर ये खाद तो हमने विदेशों से लाना पड़ता है। ये जो डीएपी है अपने देश में तो बनता नहीं। 2 साल पहले हम इसकी बुकिंग कराते हैं, फिर जाके कहीं समुद्री के रास्ते से, कहीं ट्रेन से, कहीं दिक्कतें आती हैं इसमें, वो भी सारी समय से पहले हमने पूरा करना पड़ता। जींद जिले के गांव कंडेला और दालमवाला में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करने के मकसद से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक और अमेरिका के एक सहायता समूह ने किसानों को पराली से उत्पाद बनाने की जानकारी दी, ताकि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगे और साथ ही किसानों को इसका आर्थिक फायदा भी मिल सके। उप कृषि निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि ये पूरे प्रदेश भर में जिनसे इस पहल की शुरुआत की जा रही है। आज बड़ी तादाद में किसानों को पराली से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि किसानों को आर्थिक लाभ के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में 25 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से 95,000 से ज्यादा की राशि उनसे वसूल की गई है। जब तक होलिस्टिक अप्रोच यानी सर्व समावेशी सबको साथ लेकर साथ नहीं चलेंगे, ये पराली की सामाजिक जलाने की सामाजिक बुराई का निजात नहीं पा सकते। इसी दिशा में आज एफडीआई फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव और पीएनबी मेट लाइफ मिलकर इन्होंने जींद जिला को अडॉप्ट किया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पराली से घरेलू उपयोग की सजावटी चीजें जैसे तोरण द्वार, बंधनवार, चिक हैं, टेबल लैंप हैं, इस तरह की चीजें गांव के स्तर पर ही महिलाओं द्वारा बनाई जाएं। और जो पराली है, गांव की पराली इकट्ठी और गांव की माताएं बहनें वो एक सामान्य सी ट्रेनिंग लेकर उसको बनाएं, उसको इकट्ठा करके वो शहर में बिके। इस तरह से पराली से जहां किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और ये पराली का सही तरीके से निष्पादन भी हो सकेगा। और ये एक तरह की शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि एक अलग जो हमने जगाई है विभाग ने एफडीआई के साथ मिलकर, और ये बड़ा रूप लेगी और आने वाले समय में पराली जलाने की घटनाएं कम से कम होंगी। वहीं किसानों ने इस प्रशिक्षण शिविर को सार्थक बताते हुए कहा कि एक अच्छी पहल है और इससे पराली जलाने पर तो अंकुश लगेगा ही, साथ ही उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। किसान भाइयों को इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है कि पराली ना जलाएं, ताकि जो प्रदूषण है उससे बचा जा सके, और भी जो इससे होने वाले हानिकारक बातें हैं वो भी किसानों के सामने या किसी के भी सामने ना आए। कई तरह की बीमारियां भी इससे पैदा होती हैं, वो भी किसान इससे बचे रहें, इसके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और ये बताया है कि इसके और प्रोडक्ट वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिससे महिला समूह को जानकारी दी जाएगी, उसको बनाना सिखाया जाएगा और बाद में इनके बिक्री के लिए कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज कैंप लगे है नहीं, जो अधिकारियों ने कृषि विभाग के सभी है, तो इनकी एक ये कहा भाई इसका सामान भी बनता है। सामान के लिए हमें अधिकारियों को और प्रशासन को, डीसी साहब को ये कहते भाई इसका बाजार खुलवाओ, मंडी खुलवाओ, महिला ग्रुप, महिला गांवों में ग्रुप बना के इसका सामान बनाएंगे। पलवल की मंडियों में धान और बाजरा की खरीद सुचारू रूप से जारी है। जिले की मंडियों में अब तक 6,151 मीट्रिक टन बाजरा और 1,521 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। वहीं मंडी में से फसलों का उठान भी साथ ही किया जा रहा है। मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर बलवान सिंह ने बताया कि अनाज मंडी में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर समुचित व्यवस्था की गई है। पलवल में पीआर धान की 9,100 क्विंटल धान की न्यूनतम
समर्थन मूल्य खरीद की गई है, वहीं 17,000 क्विंटल बाजरा खरीदा गया है। सभी किसान मंडी में फसल सुखा कर लाएं ताकि फसल का उचित दाम मिल सके। गवर्नमेंट खरीद चल रही है जिसमें पीआर भी चल रही है आपकी और बाजरा भी। मैं बताना चाहूँ कि अब तक पीआर की जो ना 9100 क्विंटल खरीद गवर्नमेंट द्वारा की जा चुकी है, जिसका MSP 2320 रुपये है। और बाजरे की खरीद अब तक 17,000 क्विंटल की जा चुकी है, जिसका समर्थित मूल्य 2625 है। हमने किसानों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था की हुई है और हेल्प डेस्क भी सुविधा है। किसान को जैसी भी कोई समस्या आती है उसका मौके पर निपटान किया जाता है। और किसान से ये अपील करते हैं कि वो अपनी फसल को सुखा कर लेके आए ताकि उसका उचित समर्थित मूल्य उसको मिल सके। वहीं किसानों ने बताया कि धान की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। धान की फसल बेचने के दौरान कोई परेशानी नहीं है। मार्केट कमेटी की तरफ से बिजली पानी की उचित व्यवस्था की गई है और धान का सही भाव मिल रहा है और जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से और हमें ठीक पैसा मिल रहा है। और मंडी में मैं पहली बार अभी धान लेकर आया हूँ। धान लेके आया और बढ़िया रेट मिल रहे हैं। 17-18 के 3655 बिके हैं, बढ़िया रेट मिला है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षा के स्तर में हरियाणा प्रथम स्थान पर आए। इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों की तुलना में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों का शिक्षा स्तर काफी ऊंचा है। अभिभावकों का रुझान अपने बच्चों को निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए हम योजनाएं बनाएंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर में और सुधार करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 को साल 2025 तक लागू करने का फैसला लिया गया है, जबकि सरकार ने राज्यों को इसका लक्ष्य बाकी राज्य सरकारों ने इसका लक्ष्य 2030 तक दिया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा का भी उद्योगों की मांग के मुताबिक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों से पहले भी समझौते हुए हैं और भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों में अव्वल है। स्कूल स्तर से ही युवा खेलों में रुचि ले, इसके लिए स्कूलों में और नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी ताकि उभरती खेल प्रतिभाओं को शुरू से ही मंच मिल सके। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के लोगों के साथ जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान यह विचार रखते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ विष है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसानों को खाद और बीज देने में प्रदेश सरकार असफल वाले बयान पर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को प्रणालीबद्ध तरीके से खाद मुहैया करवा रही है। किसानों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए खाद की और खेप मंगवाई गई है। कांग्रेस ने मंथन किया है। मंथन पहले भी हुआ था सागर का, उसमें विष भी मिला था और अमृत भी मिला था, लेकिन कांग्रेस के मंथन में जहर ही जहर मिला है। एक बड़े तरीके से किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है और खेप भी मंगाई गई है। अनिल विज ने भाजपा संकल्प पत्र के बारे में कुमारी शैलजा का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा जो वायदे करते हुए जरूर पूरे होते हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अनिल विज ने कहा कि अंबाला में शीघ्र हवाई सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और हवाई अड्डे में एविएशन विभाग ने सामान स्कैन करने वाली मशीन लगानी है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करवा के उड़ान शुरू की जाएगी। भाजपा ने जो कहा हुआ है वो हम देंगे बहन जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने कहा है हम सब करेंगे। अंबाला छावनी का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उसमें एविएशन डिपार्टमेंट ने अपने सामान को स्कैनिंग करने की मशीन लगानी है। उनसे बात हो गई है, उनको कह दिया गया है और मैं आज एविएशन मिनिस्टर से बात करने की भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो मशीन हमें दिलाई जाएगी ताकि जहाँ से उड़ानें शुरू की जा सकें।
प्रदेश में हवा प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण वायु प्रदूषित हो रही है। पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में करीब 200 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे हरियाणा में ऐसे मामलों की संख्या 650 से ज्यादा है। इसके अलावा इन शहरों में कई जगहों पर खुले में कूड़ा भी जलाया जा रहा है। कल पानीपत में AQI 500 से ऊपर पहुंच गया था। आज पानीपत में 450, कुरुक्षेत्र में 420 और करनाल में 420 पहुंच गया। उधर दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और इसमें आज भी झाग का सैलाब नजर आया। आज दिल्ली NCR में धुंध की पतली परत भी दिखाई दी। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अति खराब श्रेणी में रखा है। दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को इन दिनों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो मास्क पहनकर बाहर जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा योजना परिषद और समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं कला उत्सव का कल समापन हो गया। इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्य स्तरीय इन प्रतियोगिताओं की 6 विधाओं में सभी जिलों की 132 टीमों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कला उत्सव का आयोजन शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। यह आयोजन हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का वाहक बनकर उभरा है। हरियाणा की समृद्ध लोक परंपराएं और लोक संस्कृति, जिसमें सभी विधाएं आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। पोजीशन लेनी थी और ये 6 बच्चे 6 टीमें फर्स्ट पोजीशन में आई, जो अलग अलग विविध कला में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और देश भर में जाकर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ऐसी में जानकारी मिली कि 2015 से ये विविध कलाओं का जो कंपटीशन हरियाणा प्रदेश की ओर से हो रहा है, उसमें देश भर के लोग, हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ हमारे कलाकार आगे बढ़े हैं। केंद्र की टीम ने और प्रदेश की टीम ने, वो तो हमने सभी एजेंडे पूरे करने ही है। तो मेन मोटो हमारी सरकार का शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा भी बड़ी मूलभूत जरूरत है हमारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जर्मनी के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और हरियाणा और जर्मनी के बीच ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ काम करने की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए निवेशकों को आकर्षित कर रही है। निवेशकों को यहां विभिन्न सहूलतें भी दी जा रही हैं। अगर जर्मनी की ओर से भी प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई गई तो प्रदेश सरकार हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार गो ग्लोबल के माध्यम से हरियाणा में परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है। इससे विदेशी सरकारों इन संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्लेसमेंट और प्रवासी लोगों के साथ मिलकर राज्य को विकसित बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि हरियाणा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड मॉडर्न रिटेल में 26% भागीदारी के साथ देश भर में अव्वल नंबर पर है। उन्होंने बताया कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई एजुकेशन इंडेक्स में हरियाणा पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से प्रमोट कर रही है, वहीं कृषि, ऑटोमोबाइल, IT एंड ESDM, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। प्रदेश सरकार की हैप्पी कार्ड योजना का लाभ हिसार के लोगों को निरंतर मिल रहा है। बस अड्डा परिसर में हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। रोडवेज के महाप्रबंधक मंगल सेन ने बताया कि हैप्पी कार्ड योजना के अंतर्गत हर साल 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क बस यात्रा का लाभ मिलता है। 1 लाख
रुपए या इससे कम आय वाले परिवारों के सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र लोग सरल केंद्र पर जाकर हैप्पी कार्ड के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1,90,000 हैप्पी कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से 1,30,000 कार्ड लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। पंजीत व्यक्ति के मोबाइल पर OTP के माध्यम से कार्ड बनने की सूचना भेजी जा रही है। हिसार जिले के अंदर लगभग 1,90,000 टोटल हमारे पास कार्ड अभी तक आए हुए हैं, जिनको कि हमें चालू करके डिलीवरी करनी होती है, जिस लाभार्थी को जारी करना होता है। इसमें मुख्य बात है कि कल ही इसमें हमारे पास नए कार्ड भी आए हुए हैं। तो ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ हमारा आज तक का है। लगभग 1,30,000 हमने कार्ड बांट दिए गए। जिस किसी लाभार्थी जिसने अप्लाई किया है सरल केंद्र पे जा करके या खुद से है, तो उसके मोबाइल उसने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है उसके ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें OTP भी होता है और उसमें जो कार्ड उसको जारी होना है उसका सीक्वेंस नंबर भी लिखा होता है। हैप्पी कार्ड प्राप्त करने पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से कार्ड बनने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों के लिए 1,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा बहुत होती है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरे फैमिली के 5 से 7 कार्ड है और हो गया 1-1.5 महीना अप्लाई किए। वो लेने के लिए आज आए थे, स्कीम अच्छी लगी इसलिए आए, तभी अप्लाई किया था। सरकार भी अच्छी है। ठीक है, 1,000 किलोमीटर इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो और भी अच्छा है। 1,000 से 2,000 कर दें। बाकी लोकल के लिए और भी अच्छी सेवा निकालनी चाहिए। हैप्पी कार्ड की सुविधा अच्छी है। हैप्पी कार्ड लेने आया, कल शाम को मेरे पास फ़ोन आया था, कहता आपके कार्ड बने हुए ले जाना है। लोकल आदमी के लिए जैसे किराया नहीं होता, 1,000 किलोमीटर तो काफ़ी होता है जी। बहुत अच्छी बात है जी। 7-8 में मिनिमम कराया था ना, 7-8 में मिनिमम कराया था और बढ़िया स्कीम है इसकी भी। फ्री जाना फ्री आना, 1,000 किलोमीटर दूर गरीब के लिए ठीक है। जमा तो 2 अप्लाई कर रखे, बाकी सारे बच्चा के भी बनवाऊंगी मैं। सब ने बोले है भी बहुत बढ़िया स्कीम है और बढ़िया तरीका का है भी। दूर जाएंगे, दूर के लिए तो बहुत बढ़िया है। गरीब आदमी तो है, दूर का हो चाहे नज़दीक का हो, गरीब आदमी सारी ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। माई गाँव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और नागरिक अस्पतालों की प्रगति पर भी बातचीत की। आरती सिंह राव ने कहा कि आमजन को सहज और गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हरियाणा में चल रही स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान मंडियों में धान और बाजरे की खरीद भी सुगमता से जारी है। सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। किसानों की फसलों की राशि सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ITBP के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान बल के जवानों के गौरवपूर्ण और प्रेरक प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी पूर्ण दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ मां भारती की रक्षा में समर्पित आप सभी जवानों पर पूरे देश को गर्व है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।